नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण। आज का प्रकरण है समास, भाग संख्या 10। समास के अंतर्गत इससे पूर्व वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि तत्पुरुष समास तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब दूसरा भाग समास का, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, जिसको काव्यांश की भाषा में उपमान कहा जाता है, वह विशेष्य, जिसे काव्यांश की भाषा में उपमेय कहा जाता है, इन दोनों का आपस में संबंध होता है। पूर्ण विराम। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उपमान उपमेय अर्थात सबसे पहले विशेषण और उसके बाद विशेष्य का प्रयोग हो रहा है, और विग्रह करने पर यानी इसके टुकड़े करने पर इसको किस रूप से लिखा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अपवाद स्वरूप कहीं पर ऐसा भी आता है कि पहले उपमेय का प्रयोग किया जाता है, फिर उपमान का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण संख्या 1 और 2 में पहले उपमान का प्रयोग है, फिर उपमेय का प्रयोग हुआ। देखें, महापुरुष शब्द लिखा हुआ है, महान शब्द है वह उपमान है, पुरुष शब्द है वह उपमेय है, और इन दोनों को साथ में लिखा जाता है, इसलिए इसको समस्त पद कहा जाता है। विग्रह किया जाता है, पूर्व स्थिति में लाते हैं तो किस प्रकार से बनता है, महान है जो पुरुष, जिसे महापुरुष कहा जाता है। इसी का दूसरा उदाहरण श्वेत पत्र। श्वेत शब्द है वह क्रमशः उपमान है, और पत्र है वह उपमेय है, और दोनों को साथ में जोड़ दिया, इसलिए यह कहलाता है समस्त पद। विग्रह अर्थात टुकड़े करने पर या पूर्व स्थिति लाने पर बनता है श्वेत यानी सफेद है जो पत्र अर्थात पत्ता, जिसे श्वेत पत्र कहा जाता है। पूर्ण विराम। मैंने अभी कहा था कि अपवाद स्वरूप पहले उपमेय अर्थात पहले विशेष्य को लिखा जाता है, फिर विशेषण को लिखा जाता है। लिखने के दृष्टिकोण से और समझाने के दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन हो जाता है विग्रह करते समय। जैसे पहला उदाहरण है मुख चंद्र। यह समस्त पद है, मुख है वह उपमेय है, और चंद्र है वह उपमान है। विग्रह किया जाता है तो चंद्र रूपी मुख अर्थात चंद्र का रूप वाला मुख। दूसरा उदाहरण भव सागर। भव है वह क्रमशः उपमेय है, सागर है वह उपमान है, लेकिन इसको प्रयुक्त करते विग्रह करते समय भव रूपी सागर। अगर हम अलंकारों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जहां रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, तो उसी दृष्टिकोण से यहाँ रूपी शब्द का प्रयोग यहाँ क्रमशः कर्मधारय समास के अंतर्गत हुआ है। तीसरा बिंदु समास के दृष्टिकोण से द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। पूर्ण विराम। इसके दोनों पद योजक अर्थात जोड़ने वाला जो चिह्न होता है उसे योजक चिह्न कहा जाता है। इस शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं चिन्ह। जो शब्द अशुद्ध है, वास्तव में इसका शुद्ध रूप होता है चिह्न, द्वारा जुड़े होते हैं, तथा समास का, यह जो योजक चिह्न है इसका अर्थ होता है का। समास का विग्रह अर्थात पूर्व स्थिति या टुकड़े करने पर और अल्पविराम या अल्पविराम अथवा अल्पविराम तथा अल्पविराम एवं आदि शब्द लगते हैं या आदि लगाए जाते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण के तौर पर इसे देखेंगे,
जैसे शब्द लिखा हुआ है रात, योजक चिन्ह, दिन, यह समस्त पद है द्वंद्व समास का। और जब इसका विग्रह करते हैं तो रात और अर्थात इस योजक चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग किया जाता है, रात और दिन, इसे समास विग्रह कहते हैं। इसी प्रकार अगर इस स्थान पर तथा भी हम लिख सकते हैं, एवं भी लिख सकते हैं, या भी लिखा जा सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, हानि, योजक चिन्ह, लाभ, यह समस्त पद है द्वंद्व समास का। और जब इसका विग्रह किया जाता तो हानि या लाभ, समास विग्रह, पूर्ण विराम। चौथा बिंदु, द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना, गिनती का बोध अर्थात ज्ञान करवाने वाला होता है, तथा दूसरा पद अर्थात शब्द प्रधान अर्थात प्रमुख होता है, क्योंकि अनेक बार यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, पूर्ण विराम। द्विगु समास में सदैव निर्जीव वस्तुओं एवं सजीव प्राणियों की संख्या का प्रथम पद के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है, पूर्ण विराम। उदाहरण नंबर 1, नवरत्न, जो है समस्त पद, नव अर्थात 9 संख्या का उल्लेख करवाता है और यह निर्जीव है, और रत्न है यह समूह का बोध करवाता है। विग्रह करने पर 9 रत्नों का समूह, यह इसका विग्रह है, पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण, त्रिलोक, त्रि शब्द संख्यावाचक है, लोक शब्द है समूह का बोध करवाने वाला। समस्त पद के अंतर्गत दोनों पदों का उल्लेख किया गया है। विग्रह करने पर 3 लोकों का समूह, पूर्ण विराम।